कैसे हैं आप लोग। हम लेकर आ गए हैं आज का नया वीडियो। सक्सेस फॉर ऑल स्टूडेंट चैनल में हमारे आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। आज हम लेकर आ गए हिंदी से संबंधित कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तत्व जो कि परीक्षा के परिदृश्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके हमारी आने वाली परीक्षा सीटेट परीक्षा के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये हमारी हिंदी वर्णमाला और जो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं या कुछ हिंदी सामान्य ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न है उनका इसमें जिक्र करेंगे। आइए देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस, हमारा देश जब आज़ाद हुआ पहली बार 1947 में आज़ाद हुआ था। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में एक मत से हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। सब लोग एक मत हो गए थे और हिंदी को ही राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था, ना कि राष्ट्रभाषा। किस रूप में? राजभाषा के रूप में। ठीक। और इसका प्रावधान हमारे संविधान में अनुच्छेद 343 से 352 के बीच में किया गया है। राजभाषा से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं वो अनुच्छेद 343 से 352 के बीच में किया गया है। भारत में इसीलिए हिंदी दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि हिंदी को इस दिन राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था। ठीक। अगला, भारत में अब देखते हैं हिंदी कितने लोग बोलते हैं। भारत में 43.6% लोग हिंदी की प्रथम भाषा है इनकी। हिंदी क्या है? प्रथम भाषा, मतलब पहले बोलते, जानते कुछ और भी हैं बट बोलते ज्यादा वो प्रथम भाषा में हिंदी ही। 43.6 लोगों की जो प्रथम भाषा वो हिंदी है। लेकिन जानते कितने लोग हैं? 57% लोग जानते हैं। कितने लोग जानते हैं? भारत में 57% लोग जानते हैं, लेकिन बोलते केवल 43.6% है अपनी प्रथम भाषा के रूप में। और हिंदी जो है किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और इसके अलावा मराठी, गुजराती, नेपाली भी देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। ठीक है। तो दोस्तों, इसका एक अगला और टॉपिक है हिंदी का, विश्व हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस, दोनों कंफ्यूज करने वाले हैं। तो विश्व हिंदी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपने देखा कि वो राजभाषा घोषित किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। आगे देखते हैं। विश्व हिंदी दिवस दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए मनाया जाता है। दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित किया गया था पहली बार। कहाँ में? नागपुर में 10 जनवरी 1975 को पहली बार आयोजित किया गया था। इसीलिए दुनिया भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए किया गया था सम्मेलन, इसीलिए इस दिन को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सम्मेलन में 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल होते हैं। कितने? 30 देशों के 122 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसके अध्यक्ष मॉरिशस के उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति शिव सागर राम गुलाम जी थे। कौन थे? शिव सागर राम गुलाम जी थे। और इसका उद्घाटन इंदिरा गांधी ने किया था। किसने किया था? उस समय भारत की प्रधानमंत्री, उस समय की वर्तमान प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो ज्यादातर पूछा जा रहा है करंट में, वो कहां पर हुआ था? 2018 में मॉरिशस में हुआ था। और 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 में अभी हुआ नहीं है, होने की संभावना है, फिजी में। पहली बार विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? कब मनाया गया था? 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। विश्व में चलिए देखते हैं हिंदी किस स्थान पर है बोली जाती है। भाषाओं में हिंदी किस स्थान पर बोली जाती है? तो विश्व में हिंदी सबसे पहले अंग्रेजी बोली जाती है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे चीनी, जिसको हम मंदारिन भी बोलते हैं, चीनी भाषा को। और हमारी हिंदी आती है तीसरे नंबर पर। किस नंबर पे? तीसरे नंबर पे हिंदी विश्व में बोली जाती है। ठीक। आगे चलते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे उनको आने वाले जो नए वीडियो हो वो भी पता चल सके और आने वाले एग्जाम में ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सके। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, उत्तर भारत में सामान्यतः लगभग सभी लोग हिंदी ही बोलते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में वहाँ पर अलग अलग प्रांतों में अलग अलग अपनी स्थानीय भाषा बोली, अलग अलग अपनी जो स्थानीय बोलियां होती है उसको बोली जाती है।
तो जैसे मलयालम में तेलुगु में तेलुगु बोला जाता है, कन्नड़ में कन्नड़ बोला जाता है, तो उसी प्रकार से वहां पर हिंदी कम प्रचलित थी। दक्षिण भारत में हिंदी कम प्रचलित थी, उसको प्रचलित करने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए वहां पर एक हिंदी भाषा का दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1918 में महात्मा गांधी द्वारा स्थापित किया गया। किस लिए? दक्षिणी भारत में, जो भारत के दक्षिणी प्रांत हैं, उन राज्यों में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक, किसने? महात्मा गांधी जी ने। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? चेन्नई में। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ? ब्राह्मी लिपि से हुआ है, इसमें हिंदी भी है हमारी। हिंदी की विशिष्ट बोली जो ब्रज भाषा है वो काव्य भाषा के रूप में बहुत प्रसिद्ध है। जो विशिष्ट बोली ब्रज भाषा है ये काव्य भाषा के रूप में, जो हमारे कविता, दोहा, इन सभी भाषाओं में ब्रज भाषा बहुत ज़्यादा यूज किया गया है। यह पश्चिमी हिंदी रूप में भी जानी जाती है। पश्चिम में हिंदी के रूप में ये बोला जाता है, अधिकतर बोला जाता है। भारत के पश्चिमी राज्यों में ये हिंदी के रूप में बोला जाता है ब्रज भाषा। चलिए अगली हमारी पांचवा टॉपिक हमारा ढूढ़ाड़ी। ढूढ़ाड़ी बोली पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। मगही बिहारी उपभाषा की बोली है। मगही क्या है? बिहारी उपभाषा की बोली है। ढूढ़ाड़ी पूर्वी राजस्थान की है। और ब्रजबुली पुरानी बांग्ला है। इसका क्या नाम था पहले? पुरानी बांग्ला नाम था, अब उसको ब्रजबुली के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा पाली जो है संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। क्या है? संस्कृत भाषा की पाली अपभ्रंश है। बघेली, बघेली पूर्वी हिंदी की उपभाषा है। क्या है? पूर्वी हिंदी, पूर्वी राज्यों की जो हिंदी है उसकी उपभाषा बघेली है। संस्कृत हिंदी जो है, संस्कृत हमारी जो संस्कृत भाषा है, इसी को तोड़ करके, इसी को मतलब सहज बना करके हिंदी, खड़ी हिंदी का विकास हुआ है। किसका? खड़ी हिंदी का विकास हुआ है। और इसीलिए संस्कृत को हिंदी की आदि जननी के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। छठा टॉपिक हमारा वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग। 1955 में जो प्रथम राजभाषा आयोग गठित किया गया था उसके अध्यक्ष बीजी खेर थे। कौन थे? बीजी खेर थे। सातवां टॉपिक हमारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं की मान्यता दी गई। कितने? 22 भाषाओं। अगला टॉपिक हमारा भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। किस राज्य का? आंध्र प्रदेश राज्य का। जब हमारा देश आजाद हुआ तो जो प्रांतीय राज्य थे, जो राज्य थे दक्षिण के लगभग, वो ज्यादातर राज्य अपने भाषा के आधार पर, जहां पर लोग एक ही बोली बोलते थे, उस आधार पर उस जगह को एक राज्य घोषित करने का सबने आग्रह किया था, सबने आंदोलन किया था। तो उस आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? 1956 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1956। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं हम हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण बिंदु। क्या देखते हैं? हिंदी वर्णमाला के महत्वपूर्ण बिंदु जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है इन चीज़ों को, बाकी ये हमारे काफ़ी नंबर कवर करते हैं। मूलतः उच्चारण के आधार पर वर्ड कितने होते हैं? 45 होते हैं, जिसमें 10 स्वर और 35 व्यंजन आते हैं। 35 व्यंजन में अगर आपको केवल अगर प्रश्न में पूछा जाए तो मूलतः कितने व्यंजन होते हैं, तो आप 33 व्यंजन लिखेंगे। कितने लिखेंगे? 33 व्यंजन लिखेंगे। इसमें 2 व्यंजन और जोड़ दिया जाता है जिसको द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। ढा, ड़ा और ढा। क्या बोला जाता है? ड़ा और ढा को जोड़ के 35 जोड़ दिया जाता है। मूलतः केवल अगर आपसे व्यंजन पूछेगा तो आप 33 लिखेंगे। ये आपको उच्चारण के आधार पर बताया जा रहा है। लेखन के आधार पर 52 वर्ड होते हैं। कितने होते हैं? अच्छा, उच्चारण के आधार पर स्वर 10 होते हैं। 10 स्वरों में आपका री, अंग और अह नहीं आता है। लेखन के आधार पर 52 वर्ड होते हैं। इसमें 13 स्वर आते हैं, 35 व्यंजन आते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन आते हैं। ठीक, क्यों? 13 स्वर, ये पूरा स्वर आता है हमारा 13, और उसके बाद 35 व्यंजन आते हैं, 4 संयुक्त। 4 संयुक्त व्यंजन में कौन कौन है? छ, त्र, ज्ञ, स्र।
कौन कौन होते हैं? छ, त, त्र, ज्ञ और श्र। छ, त्र, ज्ञ, श्र। बने किससे होते हैं ये? छ बना होता हमारा क, श से। किससे बना होता है? क और श से। ठीक। और त्र बना होता है हमारा, त्र जो बना होता है वो त, धन, र से बना होता है। ज्ञ जो बना होता है ज और य से बना होता है। हमारा श्र जो बना होता है श और र से बना होता है। किससे? श और र से बना होता है। ठीक। चलिए आगे देखते हैं। द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन कितने होते हैं? कौन कौन से हैं हमारे? धा और ढा। कौन कौन? ड़ और ढा। ये हमारे द्विगुण व्यंजन कहे जाते हैं। स्वर हमारे तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर सबसे कम समय लगता है इसको बोलने में। छोटा, छोटी, बड़ा ऊ, सॉरी छोटा ऊ, ए, ये सब क्या है हमारे? ह्रस्व स्वर। दीर्घ स्वर जिसमें ह्रस्व स्वर का दूना समय लगता है, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ, आओ। तीसरा है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होता है? जिसमें ह्रस्व स्वर का तिगुना समय उससे ज्यादा लगे, जैसे हमारा ओम बोलने में लगता है। क्या लगता है? ओम बोलने में लगता है। ये हमारा प्लुत स्वर है। ऐसे ही जिसमें काफी लंबा टाइम खींच के बोला जाता है वो प्लुत स्वर में आते हैं। ठीक है। देखते हैं हम हमारे जो व्यंजन है उनके उच्चारण स्थान के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो पहला वर्ग है व्यंजन का, वो कहाँ से बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। कहाँ से बोला जाता है? क, ख, ग, घ, न। कंठ से बोले जाते हैं। च, छ, ज, झ, ञ, ये हमारे तालव्य से बोले जाते हैं। कहाँ से बोले जाते हैं? तालव्य से। कहाँ से बोले जाते हैं? तालव्य से। तालव्य होता है ये हमारे मुंह के भीतर का जो ऊपरी भाग होता है उसके पिछला जो भाग होता है उसको तालव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालव्य। ये हमारा तालव्य में हो गया। अगला हमारा मूर्धन्य। क्या है? मूर्धन्य। मूर्धन्य कौन सा होता है? ट, ठ, ड, ढ, ढ। ये मूर्धन्य होते हैं और ये मुंह के छत के अगला भाग जो होता है ये मूर्धन्य कहा जाता है, इसलिए इनको मूर्धन्य व्यंजन बोला जाता है। मूर्धन्य व्यंजन बोला जाता है। ता, था, दा, धा, ना, ये कहाँ से बोले जाते हैं? दांत से बोले जाते हैं। ता, था, दा, धा, ना कहाँ से बोले जाते हैं? दांत से। इसलिए इनको दंत व्यंजन। ता जब बोलते हैं तो जीभ जाके दांत से हमारे टकराती है। कहाँ से? जीभ जाके दांत से टकराती। ता, था, दा, धा, ना। अगला है पा, फा, बा, भा, मा। ये ओष्ठ से बोले जाते हैं। जब इसको बोलते हैं हम लोग पा, फा, दोनों ओठ हमारे आपस में टकराते हैं तो ये ओष्ठ, इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? ओष्ठ है। घोष व्यंजन क्या होते हैं? इसमें स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। हमारे जहाँ से बोलते हैं, हमारे जहाँ से आवाज निकलती है उसमें जब कंपन होता है तो जिन व्यंजनों को बोलने में कंपन होता है उन्हें घोष व्यंजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घोष व्यंजन बोला जाता है। जैसे हर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन जो होता है घोष व्यंजन। अघोष व्यंजन जिसमें जब स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता जिनको बोलने में, वे हमारे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। जैसे हर वर्ग का पहला, दूसरा व्यंजन। फिर है हमारा अल्प प्राण। क्या है? अल्प प्राण। अल्प प्राण क्या होता है? ऐसा ऐसा व्यंजन जिसको बोलने में मुंह से कम हवा निकले, अल्प प्राण कहलाते हैं। जैसे पहला हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा व्यंजन। महाप्राण जिसको बोलने में ज्यादा हवा निकलता है, जैसे दूसरा और चौथा, हमारा दूसरा और चौथा व्यंजन ये महाप्राण में आते हैं। ठीक। फिर है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसको बोला जाता है? या, रा, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन कहे जाते हैं। क्या बोला जाता है इनको? अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। क्यों अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है इनको? क्यों बोला जाता है इनको अंतस्थ व्यंजन? क्योंकि ये पारंपरिक वर्णमाला जो होती है हमारी, जो सदियों से चली आ रही है, उस वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के बीच में स्थित होते हैं, इसलिए इनको अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। या, रा, ला, वा को। और इसमें जो या और वाह होते हैं ये अर्ध स्वर कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं?
अर्ध स्वर कहे जाते हैं। क्योंकि देखो इनको बोलने में कभी ऐसा लगता है जब या कभी कभी जा के रूप में बोला जाता है, कभी कभी या ऐसा बोला जाता है जैसे वाई, तो कभी कभी होता क्या है ये स्वर के रूप में हो जाते हैं। या जो कैसे लगता है जैसे या और वा स्वर के रूप में कभी कभी ऐसा इनको उच्चारण होता है, वहाँ पे जैसे लगता है स्वर है तो अर्ध स्वर के रूप में इनको इसलिए जाना जाता है। तो रा होता है हमारा ये लुंठित वर्ण होता है, जब इसको बोलते हैं तो रा हमारी जीभ ऊपर जाके मुड़ जाती है, इसके लिए इसको लुंठित वर्ण बोलते हैं। पार्श्विक व्यंजन है हमारा ला, क्या है, क्यों इसको पार्श्विक व्यंजन बोला जाता है, क्योंकि इसके उच्चारण में हवा जीभ के दोनों बगलों से निकल जाती है पीछे की तरफ। आगे देखते हैं हमारा उच्छिप्त व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन ला हो गया, उच्छिप्त व्यंजन ला और ढा होते हैं। ला और ढा मूर्धन्य होते हैं, तलवे के मुंह के तलवे के आगे भाग से बोला जाता है और सघोष होते हैं। अयोगवाह हमारी हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह दो होते हैं, अंग और आ, केवल दो ही अयोगवाह होते हैं। अयोगवाह का मतलब होता है अयोग, जिनका कोई योग ना हो, कहीं पर ना व्यंजन में ना ही स्वर में वाह, लेकिन ये फिर भी क्या करते हैं, जो अर्थ होता है शब्दों का, जो अर्थ होता है वर्णों का जो अर्थ होता है उसका वहन करते हैं। अंग आह देखिए लगभग सभी शब्दों में यूज किया जाता है, अभी इनको हटा दिए मतलब ही नहीं निकलेगा, तो इसलिए इनका कहीं स्थान ना होते हुए भी क्या करते हैं, अपने अर्थ का वहन करते हैं, अपने अर्थ को पूरा करते हैं, इसलिए इनको अयोगवाह कहा जाता है। ऊष्म संघर्षी, ऊष्म संघर्षी ये हमारी शा श सा हा है, क्या है, ऊष्म संघर्षी। ऊष्म संघर्षी देखिए नाम से ही पता है, ऊष्म या संघर्षी इसका मतलब है इसको बोलने से थोड़ा सा रगड़ या संघर्ष उत्पन्न, रगड़ या संघर्ष उत्पन्न हो तो वो ऊष्म संघर्षी कहलाता है। ऊष्म संघर्षी में सा शा शाह हैं और ये अघोष और महाप्राण होते हैं, चारों क्या होते हैं, अघोष और महाप्राण होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अभी हमारा यहाँ से कंप्लीट हुआ टॉपिक। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों के पास पहुंच सके और लोगों की आने वाली परीक्षाओं के लिए उनके लिए उपयोगी हो सके। तो आज आपका एक काम है और हमारी तरफ से एक उत्तरदायित्व लेना आपको कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे लोगों के पास शेयर करें जो जिनके एग्ज़ाम अभी लगे हुए हैं और वर्णमाला से संबंधित उनको पूरा चैप्टर ना पढ़ना पड़े, इसलिए हमने उसको पूरा सार निकाल के इसमें रख दिया है। आपको वर्णमाला से कोई कुछ भी पढ़ना नहीं है, इसी से आपके लगभग सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।